वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जुलाई सीटेट 2023 का जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ है उसको मैं आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को जैसे कि पता है कि सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है वो आपका 60 नंबर का आता है सोशल स्टडीज़, और उसमें आप लोगों का इन्वायरमेंट भी पूछा जाता है। और आपका 30 नंबर का सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपका ईवीएस रहता है, और जो आपका 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर का कंटेंट आता है। आज मैं आप लोगों को ईवीएस पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। आपको बताना है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। आपको बताना है कि पीर पंजाल श्रेणी जो है कहाँ पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा बना है, इसी पे जवाहर सुरंग भी बना है और जम्मू को श्रीनगर से ये जोड़ता है। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका, अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा से ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू टर्न लेके भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और आपका जो है पंजाब में जो आपका भांगड़ा गिद्धा नृत्य जो है होता है। और आपका जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो है इसमें आपका फूलों की घाटी पाई जाती है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका टेट में भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ है। और आपका एक शांत घाटी है जो केरल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है। आपको बतानी है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, पटकाई श्रेणी। आपको बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है। ऑप्शन ए अजंता श्रेणी, ऑप्शन बी पालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन सी कैमूर पर्वत, ऑप्शन डी पटकाई श्रेणी। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका पटकाई श्रेणी। ऑप्शन डी पटकाई श्रेणी आपका जो है राइट आंसर है। और जो पटकाई श्रेणी ये बृहद हिमालय का हिस्सा माना जाता है। और जो आपका पटकाई श्रेणी है वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जैसे पटकाई बूम की पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी जो है और मिजो की पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियाँ जो है पटकाई श्रेणी में आती है। और आपका कैमूर पर्वत जो है वो बिहार में है। और आपका जो पालकोंडा श्रेणी है वो आंध्र प्रदेश में है। और आपका जो अजंता है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी। आपको बताना है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। आपको बताना है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। यहाँ पे आपको 4 नेताओं के नाम दिए गए हैं, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी,
बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब की स्थापना जो है बीजी तिलक ने किया था। और आपका जो बीजी तिलक जो है वो गीता रहस्य किताब भी लिखे थे और आर्कटिक होम ऑफ द बेजाद लिखे थे इन्होंने। और उसके बाद मराठा केसरी भी पत्रिका इन्होंने 2 लिखे थे। और ये बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव भी मनाया था। और जो लाला लाजपत राय थे वो 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी विरोध में उन्होंने लाठी चार्ज हुआ और उन्हें उस लाठी से चोट लग गई, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। आपका जो ऑप्शन ए भगत सिंह है, भगत सिंह जो है 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी दी गई थी। और भगत सिंह के साथ ही सुखदेव, राजगुरु, ये लोगों को भी उसी दिन फांसी दी गई थी। और आपका जो 1916 में होम रूल लीग जो है आंदोलन चलाया गया था और बीजी तिलक ने इन्होंने महाराष्ट्र में चलवाया था। और जो बीजी तिलक हैं वो गर्म दल के नेता थे और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके जो गुरु हैं रानाडे थे। और इस समय विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1916 की ये आंदोलन है होम रूल लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने का ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? ये आपका पेडागॉजी है ईवीएस का 4 नंबर का क्वेश्चन। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाए जाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए सहपाठी द्वारा सीखना, ऑप्शन बी समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, ऑप्शन सी परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, ऑप्शन डी शिक्षक से चर्चा करना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। ये आपका सबसे जो है बेस्ट आंसर है। सहपाठियों द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना और शिक्षक से चर्चा करना। जो उसमें सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति जो है वो आपका ऑप्शन सी है, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, जिसकी वजह से आप जल से संबंधित त्योहारों समुदायों द्वारा मनाए जाने का ज्ञात जो है सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति मानी जा रही है। यहाँ आपका सी नंबर जो है क्वेश्चन 4 का सी जो है ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। झूमिंग करते हैं, आपको बताना है कि झूमिंग करते हैं। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी टोडा। आपको बताना है कि झूमिंग कौन करता है। यहाँ पे 4 जातियाँ दी गई है, भोटिया जाति है, आपकी खासी जनजाति है, संथाल जनजाति है और आपका टोडा जनजाति है। आपको बताना है कि झूमिंग कौन करता है। और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी खासी। खासी जो है आपका झूमिंग करते हैं। और जो गारो खासी जयंतिया जो है ये जनजाति है। और आपका जो भोटिया जनजाति है वो ऋतु प्रवास करती है। और ये भोटिया जनजाति जो है आपका सिक्किम में रहती है और आपका सिक्किम में ही कंचनजंगा है। और जो खासी जनजाति है वो आपका मेघालय में रहती हैं। जैसे गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जनजाति हैं। और ये जो तीनों जो है गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ी भी है आपका। और आपकी जो खासी जो पहाड़ी है वो आपका की प्रकार की पहाड़ी है। और आपका सारा मानसून जो है आपका वर्षा वहीं पे जाके खासी जो है की प्रकार की है और उसमें जाके पूरा फंस जाता है और उसके बाद वर्षा कराता है।
खासी में ही मानसी राम जो है स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। डिरी वहाँ पे 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और आपका जो संथाल जनजाति है वो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में पाई जाती है। और लास्ट ऑप्शन जो है डी, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है आपका नीलगिरी पहाड़ों पर रहती है और इसी पहाड़ पर आपका साइलेंट वैली है। और साइलेंट वैली जो है आपका केरल में पड़ता है। और आपका जो वेम्बनाड झील जो है आपका वो भी नीलगिरी पहाड़ी पर ही है और ये सबसे लंबा झील है। और आपका जो ये वेम्बनाड झील जो है ये एक लैगून झील है। और आपका जो झूम खेती होता है वो खेती जो है झूम खेती वो असम में, मणिपुर में, मेघालय में और नागालैंड में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको बताना है कि मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए अलास्का, ऑप्शन बी हवाई, ऑप्शन सी इटली का, ऑप्शन डी जापान का। आपको बताना है कि मोनोलोवा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ का है, इटली का है, हवाई का है या फिर जापान का है या फिर अलास्का का है। आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हवाई का। और जो मोनोलोवा है इसे हम हवाई का ये है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे अग्नि देवी या फिर पीले केसों वाली देवी कहते हैं। और इसे जो अग्नि देवी या फिर केसों वाली देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इस ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है वो काफ़ी पतला होता है और पतला होने के कारण ये लहराते हुए ऊपर निकलता है और दूर से देखने में पूरा ये लगता है कि पूरा अग्नि जैसा जो लाल और पीले रंग में दिखाई देता है। लहराते हुए इसके मैग्मा निकलते हैं जिसे हम इसे अग्नि देवी या फिर केसों वाली देवी के नाम से इसे हम जानते हैं। और आपका जो इटली है, इटली में स्टोम्बोरी ज्वालामुखी है और इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर ये स्थित है और इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और इटली में एटना ज्वालामुखी भी है। और जापान में जो है आपका फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। और आपका जो ज्वालामुखी है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक ज्वालामुखी सक्रिय होता है और एक ज्वालामुखी जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है और एक आपका मृत ज्वालामुखी होता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। और आपका जो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ही है मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें जो है हमेशा उद्गार होता रहता है। और आपका सुषुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो 30 वर्षों से नहीं आया होता है लेकिन आगे आने की संभावना बनी रहती है, तो उसे हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और आपका जो मृत ज्वालामुखी है इसमें उद्गार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको बताना है कि भारत की जनजातियों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपका 4 कथन दिए गए हैं। थारू जनजाति, पहला कथन जो है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। और आपका जो इरुला, चेचू और सोमाली जनजाति है केरल में पाई जाती है। तीसरा जो है कथन आपका गरसिया जनजाति गोवा में पाई जाती है। चौथा कथन गद्दी जनजातियां जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में चलवासी पशु चारक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है राइट है। आपका यहाँ ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 मतलब ऑल। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। भारत में जो है जनजातियों के संबंध में यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। आपका जो यहाँ पे ये कूट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपका C-टेट में ज़्यादा पूछता है।
और आपका ये जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बने। जैसे आपको पता है कि थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पाई जाती है, ऐसे ही आपको इसमें से बहुत सारी जानकारियाँ एक क्वेश्चन में मिल रही हैं। और आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ये सही है। और जो आपकी थारू जाति है, जो आपका जो दीपावली होता है, दिवाली, इसे शोक के रूप में मनाती हैं। और जो नेपाल का बॉर्डर है, तराई क्षेत्र जो है, वहाँ पे जो है ये थारू जनजाति पाई जाती है। और आपका थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक के रूप में इसलिए मनाती हैं क्योंकि जो दिवाली होता है वो अमावस्या के दिन पड़ता है, और थारू जाति जो होती हैं अपने पितरों को उस दिन श्रद्धांजलि देती हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती हैं। और आपका जो इरूला, चेचू और सुमाली जो है जनजाति वो केरल में पाई जाती है, ये भी आपका सही है। चेचू, सुमाली और इरूला जो है जनजाति वो केरल में पाई जाती है। और आपका जो गर्सिया जनजाति है वो गोवा में पाई जाती है, ये आपका रॉन्ग है। गर्सिया जनजाति जो है गोवा में नहीं पाई जाती है। गोवा की जो सबसे बड़ी जाति है वो है जनजाति मीणा जनजाति। मीणा जनजाति जो है गोवा की सबसे बड़ी जनजाति है। और आपका गोवा में मीणा जनजाति, भील जनजाति और पाई जाती हैं, आदि जाति हैं। और जो गर्सिया जाति है, जो मीणा और मीणा जो जाति है वो आपका राजस्थान की जाती है। और आपका जो भील है और गर्सिया है ये भी आपका राजस्थान की ही जाती है, ये गोवा की जातियाँ नहीं हैं। और आपका जो गद्दी जनजाति है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है चलवासी पशुचारक है, ये भी आपका राइट आंसर है। गद्दी और बकरवाली जो है घुमक्कड़ जाति कहा जाता है, ये ऋतु प्रवास करती हैं ये जातियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रमबद्ध पहचानिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से जो है पूर्व सही क्रम जानिए। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, खासी जाति जो है आपका खासी, गारो, नागा और जैंतिया। और आपका ऑप्शन बी, नागा, जैंतिया, खासी, गारो। ऑप्शन सी, गारो, खासी, जैंतिया, नागा। और आपका जो लास्ट ऑप्शन है जैंतिया, नागा, गारो, खासी। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व का जो सही क्रम है वो गारो, खासी, जैंतिया और नागा है। अगर यही क्वेश्चन पूर्व से पश्चिम की ओर पूछता तो आपका ऑप्शन बी राइट होता, नागा, जैंतिया, खासी और गारो होता। और जो मेघालय का पठार है वहाँ पे गारो, खासी है, जो जैंतिया, नागा, ये है जो तीनों पहाड़ी पाई जाती है, और ये मेघालय की ही जनजाति भी है। और आपका जो नोक्रेक जो है वो गारो खासी पे है। और आपका जो खासी पे मानसिन राम है जहाँ पे 1000 वर्षा होता है। और आपका जो नागा पहाड़ी है वो आपका नागालैंड में है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं आपकी गारो, खासी, जैंतिया, नागा, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। चलिए, और आपका जो खासी पहाड़ी है वो की प्रकार की है, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। खासी का जो मानसिन राम है स्थान, वहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, आपको बताना है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। ऑप्शन बी, कर्क रेखा। ऑप्शन सी, मकर रेखा। ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव वृत्त। आपको बताना है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त कि वहाँ कहाँ पे सबसे न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी,
अरे ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, तो ऑप्शन ए जो है वो न्यूनतम है, भूमध्य रेखा, क्योंकि यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होता है और भूमध्य रेखा पे डेली वर्षा होता है, जिसके वजह से यहाँ का सबसे न्यूनतम तापमान है। और आपका जो कर्क रेखा है इसका जो है सबसे अधिक जो है तापांतर कर्क रेखा में पाया जाता है, और जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपका जो उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है ये बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थापित है। आपको बताना है कि भारतीय मौसम जो है विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी पुणे में। आपको बताना है कि मौसम जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में है, नागपुर में है, जोधपुर में है और पुणे में है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है। और आपका जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है सबसे पहले शिमला में बनाया गया था, और फिर उसके बाद शिमला के बाद इसे ट्रांसफ़र पुणे में किया गया था। अब इसे पुणे से वर्तमान में इस समय ये नई दिल्ली में बना हुआ है। और आपका जो नागपुर है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो पुणे है महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और आपका जो जोधपुर है वो राजस्थान में पड़ता है। नई दिल्ली में ही रायसेना हिल्स जो है पहाड़ी है, उसी पे आपका जो है राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है पाई जाती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको जो है बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई सर्वाधिक है, किस राज्य में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यूपी। आपका जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक पाया जाता है। और जो आपका पहला एनएच है जो महाराष्ट्र में है, और दूसरे नंबर पे जो यूपी आता है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र जो है ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम यूपी को लगाएंगे। और आपका जो दिल्ली से कन्याकुमारी है और पोरबंदर से सिलचर, ये है जो दोनों जो है गलियारे जो हैं आपका उत्तर और जो दक्षिण गलियारे हैं आपके, ये दोनों गलियारे जो हैं यूपी के झांसी में क्रॉस करते हैं। और जो झांसी में जो उत्तरी गलियारा और जो दक्षिणी गलियारा आपस में जो है ये दोनों जो है यूपी के झांसी में ही क्रॉस करते हैं। और आपका जो आंध्र प्रदेश है वो NH30 है, जो NH30 पे जो है आंध्र प्रदेश है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और MP जो है और आपका जो आंध्र प्रदेश है इससे होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है किससे संबंधित है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए संचार से, ऑप्शन बी सामाजिक एकीकरण से, ऑप्शन सी नदियों के जुड़ाव से, ऑप्शन डी राजमार्गों के विकास से। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है किससे संबंधित है, संचार से संबंधित है या फिर सामाजिक एकीकरण से संबंधित है या फिर नदियों के जुड़ाव से या ऑप्शन डी राजमार्गों के विकास से। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राजमार्गों के विकास से।
प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है राजमार्गों के विकास से है, और नदियों के जुड़ाव से है वो है आपका नदी जोड़ो परियोजना, जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। आपका इस टाइम भी नदी जोड़ो परियोजना भारत सरकार द्वारा चल रही है। और आपका जो आपका भारत माला परियोजना है, और एक आपका जो है सागर माला परियोजना है। और जो आपका भारत माला परियोजना है ये जो है सड़क परियोजना जो है, और आपका ढेर सारे जो हैं नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं भारतमाला परियोजना के तहत। और आपका जो सागर माला परियोजना है, सागर माला जो परियोजना में नदियों को बंदरगाहों से जोड़ने का काम चल रहा है, और इससे जो है सागर माला परियोजना से बंदरगाहों का विकास हो रहा है। चलिए, यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में 3 परियोजनाओं का पता चला। आपका जो है नदी जोड़ो परियोजना जो है नदियों के जुड़ाव से है, और आपका भारत माला परियोजना जो है ये सड़क परियोजना है। ढेर सारी जो नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। और आपका जो एक सागर माला परियोजना है, इससे जो है नदियों को बंदरगाहों से जोड़ने का काम चल रहा है, और बंदरगाहों का इससे विकास हो रहा है। और आपका जो क्वेश्चन है, एक प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है वो राजमार्गों के विकास के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्नलिखित में से एक है, सही विकल्प का चयन करिए। आपको बताना है कि तरुण भारत संघ जो है एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण करती है, और आपका इसके जो हैं प्रधान निम्नलिखित में से कौन से हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। जो आपका विकल्प ए है, ऑप्शन ए मेघा पाटकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है डी टीसी जोशी। आपको बताना है कि तरुण भारत संघ जो है जल संरक्षण की संस्था, वो आपका इससे जो है कौन संबंधित है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह है आपका। और राजेंद्र सिंह जो हैं वो तरुण भारत संघ की जो संस्था है आपका जल संरक्षण का, इसके जो हैं आपका प्रधान हैं। और आपका यहाँ जो ऑप्शन ए है मेघा पाटकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और आपका जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है। और राजस्थान में यह संस्था बनी हुई है। जो इसके प्रमुख नेता जो हैं वो राजेंद्र सिंह हैं। और राजेंद्र सिंह जो हैं भारत का है जो जल पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और घरों के छतों पर वर्षा के जल का संरक्षण करता है। और आपका जो तरुण भारत संघ जो है ये घरों के छतों पर वर्षा जल का संग्रह करता है। और एक आपका था भीम संघ जो है ये कर्नाटक में बना था, और ये छोटे बच्चों की संस्था थी। और ये भी संस्था जो है भीम संघ जो संस्था, ये भी आपका जल संरक्षण करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है वर्षा का कम होना, ऑप्शन बी वृक्षों का आवरण कम होना, ऑप्शन सी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग करना, ऑप्शन डी नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। आपको बताना है कि भूमिगत जल के जो स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। जो भूमिगत जल है उसकी क्षीणता का जो मुख्य कारण क्या है। वर्षा का कम होना, या वृक्षों का आवरण कम होना, या सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है आपका एनसीईआरटी की लाइन है कि सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग करना। और आपका जो भूमिगत जल के स्तर का जो क्षीणता का मुख्य कारण वो है आपका पक्की इमारतों व पक्की सड़कों का निर्माण
ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन है। और सिंचाई के लिए अधिक संख्या में पंप का इस्तेमाल, जिस वजह से आपका भूमिगत जल के स्तर की जो है क्षीणता का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कई स्थानों पे अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? आपको बताना है कि जो अम्ल वर्षा है किन रसायनों से होती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको मैं ये जो है आपका ये सी टेट में और यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कई स्थान जो आपका, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती हूँ, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, और लास्ट ऑप्शन जो है डी आपका हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल। आपका यहाँ पे बताना है कि कौन से अम्ल की वजह से वर्षा जो है होता है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है रसायन, इसी के कारण से आपका अम्लीय वर्षा होता है। और आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड और जो जल वाष्प अभिक्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और आपका नाइट्रोजन के साथ जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ जो है जल वाष्प के साथ जब अभिक्रिया होती है तब आपका नाइट्रिक अम्ल बनता है। और ये दोनों की वजह से आपका अम्लीय वर्षा होता है। और आपका जो पहली अम्ल वर्षा जो है ओस्लो शहर में हुआ था। और जो है अम्ल वर्षा के कारण ही भारत का जो है आगरा का ताजमहल वो अब पीला पड़ रहा है। और अम्ल वर्षा से जो है आपका स्किन प्रॉब्लम जैसे स्किन कैंसर आदि रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। धरती पे अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? आपको बताना है कि धरती पे अलवण जल की जो उपलब्धता है बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी झरने, ऑप्शन सी ग्लेशियर, ऑप्शन डी जलप्रपात। आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ग्लेशियर और हिमनद। आपका जो जल का वितरण है वो 3 जगहों पे हुआ है। आपका महासागर जो 97% है, बर्फ जो आपका 2% है, और भूमिगत जल जो है आपका 1% है, और पृथ्वी पे जो मीठा जल है आपका 3% है। और मनुष्य के उपयोग का जो है 1% जल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपका यहाँ ऑप्शन ए जल एक सार्वभौमिक विलायक है, और ऑप्शन बी इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ऑप्शन सी जल का जो घनत्व है 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, और आपका जो ऑप्शन डी है पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है। आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका जल के विषय में सही नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं पूछा है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जो जल का जो है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ऑप्शन सी जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन डी पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है।
आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है, नहीं पूछा है क्वेश्चन में, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। और आपका जो ये है जो 100 डिग्री नहीं, 100 डिग्री से अधिक भी जल का जो है घनत्व होता है। और आपका जो यहाँ पे जल है वो 100 डिग्री पे जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल आपका उबलने लगता है। और जो जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका बर्फ बनने लगता है। और जो भूमिगत जल का तापमान होता है, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है, भूमिगत का जो जल का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार में रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे एक परिवार है जिसमें रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, भाई छोटा और उसके बाद दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार में रहती हैं। और आपको बताना है कि जो इस प्रकार की जो परिवार व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मातृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। ऑप्शन बी पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। ऑप्शन सी एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम कर रहे हैं। और ऑप्शन डी संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। आपको बताना है कि जो रीता का फैमिली है यहाँ पे वो माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार में रहती हैं। और इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। और संयुक्त परिवार में एक से जो है अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। और जो आपका एकल परिवार होता है, एकल परिवार में जो है इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो निवास करते हैं वो एकल परिवार होता है। और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें एक से अधिक जो है पीढ़ियों के फैमिली एक साथ जो है निवास करती है, तो उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे। आपको बताना है कि पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूसरे पशुओं का मांस। ऑप्शन बी घास एवं साग। ऑप्शन सी अनाज। ऑप्शन सी फल। ऑप्शन डी अनाज। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी घास एवं साग। घास साग जो होता है आपका जो चौड़े दांत होते हैं और जो चपटे होते हैं आगे के, ये जो दांत होते हैं वो चबाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है घास एवं साग, ये आपका राइट आंसर है 90 नंबर क्वेश्चन का। और जो आपका नुकीले दांत होते हैं वो मांसों को फाड़ने और काट कर खाने का काम करता है। तो नुकीले अगर दांत होता तो वहाँ पे आपका ऑप्शन जो होता ए हो जाता, दूसरे पशुओं का मांस खाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका इस सेशन का जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहते हैं। आपको बताना है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लवण मृदोभिद जिसे हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन बी समोभिद जिसे मीजोफाइट कहते हैं। ऑप्शन सी मरुद्भिद जिसे जेरोफाइट कहते हैं। और आपका लास्ट ऑप्शन जिसे
आतपोभिद जो है ये इसे हिलियोफाइट कहते हैं। और आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ पे पूछा है खारे जल वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। जो आपका यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, खारे जल जो हैं जल वाले पौधे हैं। इसे हम लौड़ोमद्भिद कहते हैं, जिसे हम हेलोफाइट कहते हैं। और ये जो है जलीय दलदली भूमि में पाई जाती है और ये खारे पानी में भी पाई जाती है। आपका जैसे जो हेलोफाइट में मैंग्रोव वन हो गया आदि, ये सब जो वन है हेलोफाइट में आते हैं। और आपका जो मीजोफाइट है, मीजोफाइट जो है ये मैदानी भागों में पाए जाते हैं, मतलब कि समतल भूमि में। और आपका जो जेरोफाइट है ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं, जो कांटे युक्त पौधे होते हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हेलोफाइट। चलिए आज का जो क्वेश्चन है यही समाप्त होता है 20 नंबर का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।